नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम में सामान्य अध्ययन यानी जीएस के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को सब्जेक्ट वाइज यहां से मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। इस संबंध में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कल आपको सूचना भी दे दी थी कि सबसे पहले हम विश्व भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। 2001 से लेकर के 2021 की अवधि में विश्व भूगोल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं और इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। यानी इसका एक पार्ट आज आप देख रहे हैं, एक वीडियो और आएगा इसी के साथ में आपके आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भूगोल के जितने भी प्रश्न होंगे विश्व भूगोल के वो सारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य जितने भी विषय हैं उनको मैं बहुत जल्दी आपको यहाँ से कंप्लीट कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बड़ा रोल रहता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चलता है कि साल दर साल किस तरीके से क्वेश्चंस बदलते गए हैं और किस तरीके से हमको अभी तैयारी करने की आवश्यकता है। दूसरा, जब आप अपनी जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं उनको पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सभी का आइडिया भी आपको लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देखना है। बहुत संक्षेप में मैं चीज़ें यहाँ से कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम 2001 से स्टार्ट कर रहे हैं पीछे से। सबसे पहला क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था बरमूडा ट्रायंगल को लेकर के। तो बरमूडा ट्रायंगल जो है ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। देखिए, मैंने हाईलाइट सिर्फ उन्हीं चीज़ों को किया है जिस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वो बरमूडा ट्रायंगल से लेकर के पूछा गया था, तो उसी को मैंने हाईलाइट करा है। तो जो चीज़ें आपको हाईलाइट यहाँ पर मिलें इस पूरी सीरीज़ में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है। बरमूडा ट्रायंगल, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसको अन्य नाम दिए जाते हैं। इसको डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, डेविल त्रिभुज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको हरिकेन एली भी कहा जाता है। ठीक है, अगर स्थानों के हिसाब से अगर हम देखें तो फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको और बरमूडा के बीच में ये फैला हुआ है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ये जो है इसमें एड ऑन अलग से कर दिया है क्योंकि यहाँ पर महासागर से रिलेटेड चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। संसार का व्यस्ततम नौ परिवहन मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग जो है ये विश्व का सबसे व्यस्ततम नौ परिवहन मार्ग है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 2 बड़े विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ने का काम करता है। सबसे अधिक घना आबाद शार्क देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश है जिसका जनसंख्या घनत्व 1253 है। यानी इसके 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1253 लोग निवास करते हैं। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया था वो जलवायु के प्रकार और वे जलवायु किस पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं उनसे जुड़ा हुआ था। जैसे देशों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, क्षेत्रों के नाम: कांगो, कैलिफोर्निया, बांग्लादेश, सूडान। तो कांगो में किस प्रकार की जलवायु होती है? विषुवतीय प्रकार की जलवायु होती है। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। बांग्लादेश मानसूनी जलवायु वाला देश है और सूडान में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आपको पता है कि खास करके यूपीपीसीएस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। तो इस संबंध में मैंने आपको जो इंडियन ज्योग्राफी है एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की कंप्लीट कराई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी पोर्शन उसमें हैं, लेकिन मैं विश्व भूगोल को आपको अलग से मतलब एक विस्तार से यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हालांकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं आरओ एआरओ की या यूपीपीसीएस की, तो आप अपने घर पर भी या जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं या घर से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, तो आप अपनी किताबों को पढ़ते ज़रूर रहें। ठीक है, अच्छी तरीके से। और पढ़ना कैसे है या कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। ये जो क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में से क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड रहे हैं या कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक है जहाँ से बार बार आयोग ने प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो ये जलवायु वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन आपको जलवायु से रिलेटेड देखने मिलेंगे आगे जब इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। कमैया प्रणाली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। कमैया प्रणाली क्या है? ये नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसके बाद में देखिए 2001 के क्वेश्चंस हम देख रहे थे। अब 2001 से लेकर के 2006 तक कोई पेपर नहीं हुआ। 2006 में जाकर के एग्जाम होता है। जब ये पहले पेपर होता था, जब इसको यूडीए एलडीए के नाम से जाना जाता था, अभी वर्तमान में इसको आरओ एआरओ कहा जाता है।
तो 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की आयु निर्धारण करने की विधि क्या है, तो ये यूरेनियम डेटिंग विधि होती है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनकी आयु निर्धारित करने की विधि कौन सी है, वो कार्बन डेटिंग मेथड होता है, कार्बन डेटिंग पद्धति होती है। टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। और शनि जो है ये बृहस्पति के बाद में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और दूसरा स्थान किसका आता है, अगर आकार में देखा जाए तो शनि का आता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं, रिंग हैं, 10 रिंग टाइप की आकृतियां जो है शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन था, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, या पार्टिकुलर कोई डेट दे दी। तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है वो केवल अमावस्या के दिन होता है, ये आपको याद रखना है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा जो है वो किस किस के बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा की छाया जो है, ठीक है, वो पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश जो है पूरी तरह से पृथ्वी को नहीं मिल पाता और सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक कैलेंडर ईयर में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, दोनों मिलाकर के 7 से अधिक ग्रहण जनरली नहीं देखे जाते हैं। सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में कम से कम 2 बार और अधिकतम 5 बार हो सकती है। ये जो है अतिरिक्त जानकारी है जो आपको याद रखनी है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत किसने दिया था, तो ये पुराने समय में हमारे एंशिएंट इंडिया में वराह मिहिर नाम के जो है भूगोलवेत्ता हुए थे, उनके द्वारा ये मत दिया गया था। वराह मिहिर के द्वारा वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका नामक रचना की गई है। अगला क्वेश्चन जो है आपका मैचिंग से रिलेटेड था। किम्बरली जो है ये हीरा खनन के लिए जानी जाती है। हवाना क्या है, ये क्यूबा की राजधानी है और सिगार के लिए प्रसिद्ध है। मिलान जो स्थान है इटली में, ये जो है रेशमी वस्त्रों के लिए जाना जाता है। शेफील्ड नामक स्थान जो है ब्रिटेन में है और यहाँ पर विशेष रूप से कैंची, छुरी, कांटा ये बनाए जाते हैं। कावासाकी जो स्थान है ये आपका जापान में है और कावासाकी स्थान जो है ये लोहा और इस्पात उद्योग में अपना प्रमुख स्थान रखता है। यूएसए का डेट्रॉइट जो है ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला आप देख रहे होंगे, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, याद रखिएगा। पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र जो है वो कहाँ पर है या किस शहर में है, या इस तरीके से रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कई बार कि डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है, तो लेटेराइट टाइप की चट्टानों से बॉक्साइट की उत्पत्ति होती है। भारत में विशेष रूप से धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं और क्रेटेशियस संरचना जो है इनसे उत्पत्ति जो है या इनमें जो है बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है। अगला जनजातियां और जनजातियों से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं इनसे भी जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आयोग लगातार पूछता है, चाहे आप पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें, चाहे आरओ एआरओ की बात करें, जनजातियों से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किर्गिज़ जनजाति जो है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये सेंट्रल एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती है। रेड इंडियन जनजाति ये उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। एस्किमो जो है ये ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। मसाई जनजाति जो है ये पूर्वी अफ्रीका की जनजाति है। मसाई जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीका में विशेष रूप से तंजानिया, युगांडा और केन्या देशों में पाई जाती है। ये एक घुमक्कड़ी और पशुचारक प्रकार की जनजाति है। ये एक विशेष प्रकार के झोंपड़ी नुमा घर बनाते हैं जिनको क्रॉल कहा जाता है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद में 2010 में पेपर हुआ। 2010 में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो है मानक समय से रिलेटेड क्वेश्चंस था, यानी जो भारतीय मानक समय है और जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, आपको पता है कि उनमें 5.5 घंटे का अंतर होता है, तो उसी को बेस बना करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे यानी दोपहर से पूर्व सुबह के 10 बजे स्टार्ट होती है ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से, तो उसे भारत में भारत के समय के अनुसार कितने बजे सुना जा सकता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि भारत जो है पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पर अवस्थित है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा, अगर आपने मेरी एनसीईआरटी क्लास देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया है पूरा आपको कि एक देशांतर जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पर भारत जो है वो 82.5 डिग्री का जो है यहाँ पर मानक समय है हमारा, तो 82.5 डिग्री इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम निकल के आएगा आपका 5.5 घंटा। और आपको ये भी पता है कि भारत का समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है।
तो वहाँ पर कमेंट्री अगर 10 बजे स्टार्ट हो रही है तो उसमें आप 5.5 घंटे ऐड कर दीजिए, और 10 बजे के बाद में 5.5 घंटे और ऐड करेंगे तो ये टाइम हो जाएगा आपका 3:30 बजे दोपहर के बाद में, ठीक है। तो जब कमेंट्री इंग्लैंड में 10 बजे सुबह स्टार्ट होगी तो उसको अगर आपको लाइव सुनना है या भारत में कितना टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे, तो 3:30 बज रहे होंगे। निम्न में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो म्यांमार ऐसा देश है कि उसका जितना भी टोटल निर्यात होता है उससे उसको जितना पैसा मिल रहा है, जितनी उसको करेंसी मिल रही है, मुद्रा मिल रही है, धन मिल रहा है, उसका लगभग 2/3 हिस्सा अकेले चावल के व्यापार से म्यांमार को प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत और थाईलैंड जो हैं विश्व के सबसे ज़्यादा चावल निर्यातक देशों में गिने जाते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादक की बात की जाए तो वो चिली है। यहाँ पर कांगो का नाम क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तांबा का प्रोड्यूसर कौन है, तो वो कांगो है। और पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए तो चिली जो है सबसे ज़्यादा तांबा प्रोड्यूस करता है। चिली में कुछ खदानें हैं तांबे की जिनके नाम आपको पते होने चाहिए, एस्कोंडिडा, कोलाहुआसी, एल टेनिएंटे परियोजना, ठीक है। ये जो है तांबा खदानों से जुड़े हुए स्थान हैं। किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात कारखाने हैं? तो जापान में जो लौह इस्पात कारखाने हैं वो कैसे हैं? बाजार आधारित हैं। बाजार आधारित होने का मतलब क्या है कि देश में जितनी डिमांड है कच्चे लोहे की उतना ज़्यादा प्रोडक्शन जापान में नहीं हो पाता है। इस वजह से उसको अपने लौह इस्पात के जो कारखाने हैं उनको रन करने के लिए कच्चे लोहे को बाहर से मंगाना पड़ता है, उनका आयात करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ के जो लौह इस्पात कारखाने यहाँ के संसाधनों के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि इनके संचालन के लिए इनको बाहर से जो कच्चा लोहा आयात किया जाता है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। यवाटा जो एक स्थान है जापान में, यवाटा में जापान का पहला लौह इस्पात कारखाना खुला था, इसको आप याद रखेंगे। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ऑप्शन के हिसाब से जापान, ठीक है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के भूभाग का लगभग 24.62% हिस्सा जो है वो वनों और पेड़ों से घिरा हुआ है। ये विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% है। अगला क्वेश्चन ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ पूछा गया था। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल जो है यहाँ पर कह सकते हैं मौसम संबंधी गतिविधियाँ जो है वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। और इस वजह से इस मंडल को जो जेट विमान होते हैं उनके लिए उड़ने के लिए आदर्श स्थिति माना जाता है। कथन कारण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। पहले के टाइम में 2010-11 के आसपास जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे, इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिलता था। अभी वर्तमान में जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं या कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। तो कथन था कि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण जो है वो पौधों के अनुकूल है लेकिन मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है। कारण क्या दिया कि यहाँ औसत वार्षिक तापांतर जो है वो बहुत कम है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही रूप से स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है उसको यहाँ पर हम समझेंगे कि विषुवत रेखीय प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ पर क्या होता है कि वर्ष भर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, उच्च तापमान रहता है। शरद ऋतु यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, ठंडा मौसम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और जो वार्षिक तापांतर है, तापांतर आप समझ रहे हैं, तापांतर का मतलब है कि जैसे वार्षिक तापांतर की बात हो रही है तो यहाँ पर इसका अर्थ ये लगाएंगे कि एक वर्ष में सबसे कम तापमान और एक वर्ष में सबसे अधिक तापमान, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री सेल्सियस, उसी को तापांतर के नाम से जाना जाता है। तो वर्ष भर यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, शरद ऋतु यहाँ पर होती नहीं है, और वार्षिक तापांतर जो है मैक्सिमम यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस। और दैनिक तापांतर जो है, दैनिक तापांतर का मतलब क्या है कि एक दिन में सबसे कम टेम्परेचर और सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो दैनिक तापांतर है, वो 12 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। पूरे वर्ष यहाँ पर वर्षा होती है, और वर्षा का कौन सा प्रकार यहाँ पर देखने को मिलता है? संवहनीय प्रकार की वर्षा जो है विषुवतीय रेखीय प्रदेश में होती है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश में किस तरह की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है। और वार्षिक वर्षा अगर यहाँ पर हम उसका माप देखें तो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में मनुष्य नहीं रह सकता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर संवहनीय वर्षा, पूरे वर्ष वर्षा रह रही। अगर जैसे आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पूरे साल वर्षा हो, एक भी दिन कट नहीं हो,
वर्ष भर हाई टेम्परेचर रहे, ठंडी का मौसम जो है वहाँ पर देखने को ही नहीं मिले, तो पौधे तो इस कंडीशन में जो है सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से ऊपर वाला कथन जो था वो सही था कि विषुवत-रेखीय प्रदेश का जो एनवायरनमेंट है वो पौधों के अनुकूल है, लेकिन मनुष्यों के लिए नहीं है। लेकिन इसका कारण सिर्फ वार्षिक तापांतर नहीं है, ठीक है। तो व्याख्या ठीक तरीके से कारण उसकी नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन था ग्रैंड बैंक कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक के बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर आप यहाँ से देखें कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण पूर्व में पानी के नीचे ये जो ग्रैंड बैंक है ये एक पठारों की एक श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। ठंडी लेब्राडोर धारा न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये एक गर्म धारा है। लेब्राडोर की धारा जो है ये ठंडी धारा है। तो ग्रैंड बैंक जो है यहीं पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा यानी ठंडी धारा और गर्म धारा दोनों आपस में मिलती हैं। और जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा का आपस में मिलन होता है तो वहाँ पर एक क्रिया होती है जिसको तापीय व्युत्क्रमण कहा जाता है, जिसकी वजह से उस स्थान पर बहुत ज़्यादा घना कोहरा देखने को मिलता है। इस स्थिति में प्लैंकटन का विकास होता है। प्लैंकटन क्या होता है, इसको मछलियाँ अपने भोजन के रूप में यूज़ करती हैं। तो इस वजह से यह स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलेंगी वहाँ पर प्लैंकटन का विकास जो है वो ज़्यादा होगा, और जहाँ प्लैंकटन होगा वहाँ मछली होंगी। तो इस वजह से जहाँ जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं वे क्षेत्र मत्स्यन के क्षेत्र के रूप में विकसित होते हैं और विश्व के सबसे अच्छे मत्स्यन क्षेत्र कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड बैंक जो है ये भी जो है एक अच्छा मत्स्यन क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन था रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रुकवा झील क्षेत्र ये जो है 8500 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये एक प्रकार की कैसी है, रिफ्ट घाटी है, ठीक है। और झील के मुज नामबेले कोमोलो क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, यानी रुकवा झील क्षेत्र की बात हो रही है। तो एक पूरा बड़ा क्षेत्र है जो 8500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी झील क्षेत्र में जो है कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे मुज क्षेत्र हो गया, नामबेले क्षेत्र हो गया, कोमोलो क्षेत्र हो गया। ये जो है क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं, कोयले के लिए जाने जाते हैं। लौह अयस्क क्षेत्र और उत्पादक देश, देखिए लॉरेन जो है लौह अयस्क क्षेत्र है, ये कहाँ से है, ये फ्रांस से है। मिडलैंड लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये यूनाइटेड किंगडम का है, ब्रिटेन का। किरूना लौह अयस्क क्षेत्र ये स्वीडन का है, और कोस्ताने लौह अयस्क क्षेत्र ये कजाकिस्तान का है। कौन सा कथन सही नहीं है, ओसाका जो कि जापान का एक शहर है, ये इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में हैं, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि जापान के कुछ लौह इस्पात उद्योग इसके पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। बाकी जापान का उत्तरी होन्शु द्वीप जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान बनाने में अग्रणी देश है, ये भी कथन जो है सही है, ठीक है। अतिरिक्त जानकारी, जापान को अलग अलग उपनाम दिए जाते हैं, जैसे जापान को निप्पन कहा जाता है, इसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, इसे सुकुमार फूलों का देश भी कहा जाता है, इसके साथ साथ इसको पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। राजधानी इसकी टोक्यो है। और ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। यवाटा जो स्थान है जापान का, इसको जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नगोया स्थान जापान का डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। लेप्स जनजाति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस प्रदेश में पाई जाती है, तो ये स्कैंडिनेविया प्रदेश में पाई जाती है। अब प्रश्न उठता है कि स्कैंडिनेविया क्या है, ये उत्तरी यूरोप में आने वाले जो है देशों का एक समूह है स्कैंडिनेविया, और विशेष रूप से स्कैंडिनेविया में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क देश आते हैं। जब हम विश्व भूगोल डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी कुछ दिनों के बाद में, जैसे ये वाला जो हमारा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करानी है। स्पेक्ट्रम की सीरीज़ पता है आपको चल रही है, एनसीईआरटी भी मैं आपकी साथ में लेकर के चल रहा हूँ। और आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि एक साथ एक व्यक्ति इतनी सारी चीज़ें लेकर के नहीं चल सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैं यहाँ से कंप्लीट कराऊँगा। और लास्ट में मैं मतलब वही चीज़ कहता हूँ आपसे कि यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते वीडियो बना रहा हूँ।
जब इसका प्रीलिम्स पेपर होगा यूपीपीसीएस का, उससे पहले पहले आपकी स्टैंडर्ड बुक जो ज़रूरी होंगी वो सारी मैं कंप्लीट करा दूंगा। एनसीईआरटी लगभग आपकी समाप्ति की ओर है, ठीक है। हिस्ट्री की थोड़ा सा लंबी पड़ती है, इस वजह से हिस्ट्री में ही थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी ज्योग्राफी मैंने आपको पहले कंप्लीट करा दी है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स पहले कंप्लीट करा दी है। पॉलिटी की एनसीईआरटी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप एक ही किताब फॉलो कर लीजिए एम लक्ष्मीकांत वाली, तो पॉलिटी मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। अगला क्वेश्चन था, विश्व के वन आवरण का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो किस प्रकार के वनों से संबंधित है? तो सबसे ज़्यादा वनावरण जो है पूरे विश्व का वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये पृथ्वी पर सबसे जटिल बायोम कहे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवों की विविध प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जीवों और पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, मतलब यहाँ पर जीवों और पेड़ पौधों की प्रजातियों में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। एसिड रेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि अम्लीय वर्षा से प्रभावित सबसे ज़्यादा देश कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं एसिडिक रेन से? तो वो कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे हैं। हालांकि इन देशों के अलावा फिनलैंड, इंग्लैंड, नेदरलैंड, जर्मनी और इटली ये भी जो है अम्लीय वर्षा से प्रभावित होते हैं। यूरोप के लौह उत्पादक देश, इनको अवरोही क्रम में सेट करने से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो यूरोप में काफ़ी सारे देश आते हैं, तो उन देशों को उनके लौह उत्पादन के हिसाब से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक देश जो है यूरोप का वो रूस है, उसके बाद में आपका जर्मनी आता है, इसके बाद में आपका तुर्की, फिर इटली, फिर यूक्रेन, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, ठीक है। तो ये घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक देश यूरोप का रसिया है। अगला क्वेश्चन है उद्योग और उनसे जुड़े हुए केंद्रों से संबंधित, जैसे नगोया जापान का एक स्थान है, ये जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु भारत में सलेम जो स्थान है ये लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए का लॉस एंजल्स ये हवाई जहाज उद्योग के लिए जाना जाता है। ईरान का अबादान ये तेल शोधन कारखानों के लिए जाना जाता है। स्थानीय पवनों से जुड़ा क्वेश्चन, फॉन जो है एक स्थानीय पवन है, कहाँ की स्थानीय पवन है? ये स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है। फॉन पवन जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली एक गर्म एवं शुष्क प्रकार की पवन के रूप में जानी जाती है। स्विट्जरलैंड, दक्षिणी जर्मनी और पश्चिमी ऑस्ट्रिया से होकर के ये बहती है और आल्प्स पर्वत को पार करके उत्तरी इटली तक ये जो है यहाँ से पहुँच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन ये कहाँ से होकर के गुजरती है? ठीक है, तो ये लंदन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, माली, बुर्किना फासो और टोगो देशों से होकर के गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन जो है ये पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई एक मध्याह्न रेखा है। इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका के लैंडलॉक्ड देशों की संख्या कितनी है? मतलब अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे कितने देश हैं जो चारों तरफ जमीन से ही घिरे हुए हैं? लैंडलॉक्ड मतलब जिसके चारों ओर कोई समुद्र या पानी न हो। तो 16 ऐसे देश हैं अफ्रीका के जो स्थलबद्ध हैं यानी लैंडलॉक्ड हैं, और उन देशों के नाम भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था? ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि आपको 4 देशों के नाम दे रखे थे और उन 4 देशों के नाम में से आपको एक देश ऐसा बाहर निकालना था, मतलब जो वही आपका उत्तर था जो कि लैंडलॉक्ड देश नहीं था। यानी अफ्रीका का निम्न में से कौन सा देश लैंडलॉक्ड देश नहीं है, स्थलबद्ध देश नहीं है? 3 देश स्थलबद्ध देश थे, एक देश स्थलबद्ध देश नहीं था, वो जो है ऑप्शन में दे रखा था। तो ये 16 कंट्री हैं अफ्रीका की जो लैंडलॉक्ड हैं। मैं 16 के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, 1-2 बार देख लीजिएगा इसको। बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, चाड, इथोपिया, लेसोथो, मलावी, नाइजर, रवांडा, दक्षिणी सूडान, इस्तवीनी जिसको स्वाजीलैंड के नाम से भी जाना जाता था पुराने समय में, और युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और माली। ये जो है अफ्रीका के 16 स्थलबद्ध देश हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश जो है वो आपका इक्वाडोर है। ठीक है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो 71 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बाकी के जो देश दे रखे थे, बोलीविया का जो घनत्व है 11 है, कोलंबिया का 46 है, वेनेजुएला का 32 है।
अगला प्रश्न था, इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे हुए सागर का नाम क्या है? तो वो है टेरहेनियन सागर। विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे पाया जाता है? तो ये वेनेजुएला में पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार विश्व के सबसे ज़्यादा खनिज तेल के जो बड़े भंडार हैं वो वेनेजुएला में हैं। तो इनको घटते हुए क्रम में मैंने लगा दिया है। तेल भंडारों के हिसाब से सबसे ज़्यादा तेल भंडार वेनेजुएला में है, उसके बाद में सऊदी अरेबिया का नाम आता है, इसके बाद कनाडा, ईरान और फिर इराक। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो ये संघाई है, चाइना में। और मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश कौन सा है? तो ये दक्षिण कोरिया है। मौद्रिक मूल्य मतलब संख्या के हिसाब से नहीं, पैसे के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जहाज़ों का निर्माण करके उनको बेचना या उनका एक तरह से प्रोड्यूशन करना और उससे जो पैसा आता है, तो उस मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से साउथ कोरिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो आपको पता ही होगा, ये तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लक्षद्वीप जो है वो एक मूंगा द्वीप के नाम से जाना जाता है, कोरल द्वीप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है। कोरल द्वीप जो होते हैं ये नन्हे कोरल नामक, मतलब छोटे छोटे कोरल नामक जो समुद्री जीव होते हैं, वे हजारों लाखों सालों तक उगते रहते हैं और उसी से इन कोरल द्वीपों का निर्माण होता है। इसी में एक न्यूमूर द्वीप आता है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में अवस्थित है। भारत में इसको पुरबासा कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको दक्षिणी तलपट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन में दे रखा था, इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसमें डाल दिया। फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? तो पेरिनीज पर्वत श्रृंखला जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में एक बाउंड्री लाइन बनाने का काम करती है। आल्प्स पर्वत जो है ये किस प्रकार का पर्वत है? ये प्रकार का वलित पर्वत है। अब ये वलित पर्वत क्या होता है, भ्रंशोत्त पर्वत क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत क्या है, ज्वालामुखी पर्वत क्या है? आपने मेरी एनसीईआरटी की क्लास देखी होंगी तो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पहले से ही क्लियर कर रखी हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आल्प्स जो है ये वलित पर्वत है, क्योंकि हम यहाँ पर मुख्य रूप से क्या देख रहे हैं, हम प्रश्नों का पैटर्न देख रहे हैं। और पैटर्न देखने के साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन लिख रहा है ऐसे ही पेपर में छाप दिया, मतलब अब जो पेपर होने वाला है वो पेपर होगा आर ओ आर होगा तो उसमें इसमें से उठा करके ऐसा का ऐसा प्रश्न डाल देंगे, ऐसा नहीं। जैसे ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या मान करके चलिए जैसे सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो आल्प्स पर्वत का इसमें नाम आया, वोस्जे पर्वत श्रृंखला की बात आई, इसमें विंध्य पर्वत श्रृंखला की आई, फ्यूजियामा की बात आई, तो इन्हीं में से उठा के कोई क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। कोई एक सेपरेट क्वेश्चन तैयार कर देगा। क्वेश्चंस तैयार करने वाले भी कहीं मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, वो भी जब पेपर तैयार करते हैं तो ऐसा नहीं है किताबों में से एक एक क्वेश्चन छांट करके वो क्वेश्चन बनाते हैं, उनके सामने भी यही लिखे होते हैं जो पहले उन्होंने पेपर पूछे हैं, तो उसी को कहीं ना कहीं आधार बना करके, क्योंकि उनको ये भी ध्यान रखना होता है कहीं ना कहीं कि जो हमारा पैटर्न चला आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अंतर पैदा ना हो, जो पैटर्न हम पूछ रहे हैं वो पैटर्न बिल्कुल रहे। हाँ, हालांकि कुछ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं या कुछ इन्वायरमेंट में भी कुछ करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, इकॉनमी में भी कुछ करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको वो अलग से डालते हैं। बाकी जो उनका एक तरह का ना बेस रहता है वो यही रहता है। आप अगर, इसीलिए तो सलाह दी जाती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से करें, उनको एनालाइज करें, उनको समझें, ठीक तरीके से देखें कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या पूछ रहा है आयोग बार बार, हर हमको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। अंधी आंखों पर पट्टी बांध के और ऐसे ही लगे रहें तो उस तरीके से भी काम चलता नहीं है, ठीक है। तो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़रूरी है देखना। अंधी घाटियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? ये कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। अंधी घाटियों का निर्माण कैसे होता है? तो ये प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कोई नदी बह रही है और उस नदी के मार्ग में विलय रंध्र आ जाए। विलय रंध्र का मतलब जैसे मान चलो ये कोई नदी बह रही है, इस नदी के मार्ग में कोई ऐसा गड्ढा आ जाए जो कि बहुत गहरा हो, ठीक है, जो कि अंदर तक जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी नदी जो है इसी में समाहित हो जाएगी, ठीक है। नदी बह रही है और नदी के रास्ते में कोई विलय रंध्र, रंध्र का मतलब होता है छेद या कोई बड़ा गड्ढा, तो उसी में पूरी नदी जो है वो विलीन हो जाती है। और जब नदी उसमें विलीन हो गई तो पानी तो नदी में चल ही रहेगा लगातार, तो वो जब सतह पर बह रही थी अब वो सतह पर न बह करके पृथ्वी के अंदर बहती, मतलब भूतल के जो परत है जो पृथ्वी की ऊपरी वाली, तो उसमें अंदर चली गई है, पानी जो है विलय रंध्र के माध्यम से नीचे चला गया है, तो वो अंदर ही अंदर बहने का काम करती है। और ऐसे ही बहते हुए नदी जो है पाताली नदी का रूप ले लेती है और अंदर बढ़ते हुए सागर तक पहुंच जाती है जहाँ तक उसको पहुंचना होता है। तो ये जो नदी यहाँ से चली आ रही थी और विलय रंध्रों में धीरे धीरे करके, मान के चलिए एक विलय रंध्र यहाँ पे था, एक विलय रंध्र यहाँ पे था, कुछ नदी इसमें विलीन हुई, एक ही गड्ढे में जा करके नदी विलीन नहीं हो रही है, ठीक है।
एक ही गड्ढे में जाकर के नदी विलीन नहीं होगी। मान के चलो कुछ पानी इसमें चला गया, कुछ पानी इसमें कंज्यूम हो गया, कुछ पानी इसमें कंज्यूम हो गया, कुछ पानी इसमें कंज्यूम हो गया, तो धीरे धीरे नदी का पानी जो है समाप्त हो गया। तो जो शेष शुष्क घाटी बचेगी, जहाँ पर अब पानी नहीं है, पहले पानी बह रहा था लेकिन अब वहाँ पे पानी नहीं है, तो वो घाटी जो है वो अंधी घाटी कहलाएगी। ठीक है, ये मैंने कुछ थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में है? तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसमें से जो आइसलैंड है ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। मैंने यहाँ पर आर्कटिक वृत्त बनाने की कोशिश की है। ये जो है आर्कटिक वृत्त कैसे है ये आप समझिएगा। ग्लोब है, ग्लोब को दिमाग में रखें, या बॉल, एक बॉल का आकार ले सकते हैं आप। मान के चलिए आपके हाथ में कोई गेंद है और गेंद का जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा है, जैसे ये जो गेंद है, इस गेंद का ये टॉप वाला हिस्सा है ऊपर, ये वाला, ठीक है, ये भी गोल ही होगा ऊपर। तो ये आकृति जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये टॉप वाला हिस्सा है, ग्लोब का ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये आर्कटिक वृत्त जो है, आर्कटिक वृत्त से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में। तो आर्कटिक वृत्त ये मैंने बना दिया ऊपर। इसके साउथ में यहाँ पर आइसलैंड पड़ता है, ये छोटा सा आपको ये दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा ये आइसलैंड पड़ता है। 3 जो अन्य देश दे रखे थे, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये जो है इसके दक्षिण में नहीं पड़ते हैं। दक्षिण में तो ये भी हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ये भी दक्षिण में है, लेकिन प्रमुख रूप से आंसर आइसलैंड को ही क्यों माना जाएगा? क्योंकि आइसलैंड जो है उससे होकर के आर्कटिक सर्किल गुजरता नहीं है। बाकी इन तीनों देशों में एक कॉमन चीज़ है, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में, कि जो आर्कटिक सर्किल है इन तीनों देशों से होकर के गुजरता है। देखिए नॉर्वे यहाँ तक अंदर तक है, ये ऊपर जो डार्क किया हुआ मैंने नॉर्वे है, ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है ये स्वीडन है, और ये डॉट वाला पोर्शन जो है ये फिनलैंड है। तो फिनलैंड की बात हो, चाहे स्वीडन की बात हो, चाहे नॉर्वे की बात हो, इन तीनों देशों से ही आर्कटिक सर्कल जो है इनको काटता हुआ निकल रहा है, मतलब इनके बीच में होकर के आर्कटिक सर्कल निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से ऑप्शन के हिसाब से अलग हो जाएंगे। आइसलैंड जो है क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट है और आर्कटिक सर्कल के साउथ में भी पड़ता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आपको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर थोड़ा चीज़ें अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। भूपर्पटी में बहुतायत पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको पता है। पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं। अंदर की ओर यानी पृथ्वी की सतह जहाँ पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, उससे 34 किलोमीटर आप अंदर तक खोदिए और उस गहराई तक, मतलब खोदना नहीं है कि आप फावड़ा ले खोदने, मैं समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ कि जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप चलते हैं, उससे 34 किलोमीटर अंदर तक का जो एरिया होता है ऊपर से लेके नीचे तक, वो भूपर्पटी कहलाती है। और इस भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो रासायनिक तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा लोहा भी इसमें पाया जाता है लगभग 5.05%, सिलिकॉन 27% के आसपास, मैग्नीशियम 2.08%, एल्यूमिनियम 8.07%। ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 46% के आसपास रहती है। भारतीय तट रेखा का सुदूरवर्ती द्वीप जो है वो कौन सा है? तो ये मिनिकॉय द्वीप है। ये लक्षद्वीप का दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है। कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में लगभग ये 398 किलोमीटर दूर है भारतीय तटरेखा से, तो इसको तटरेखा का सुदूरवर्ती द्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों का क्रम ये आपको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? ये रसिया का है। दूसरे स्थान पर कनाडा आता है, तीसरे स्थान पर यूएसए, फिर चीन, पांचवें स्थान पर ब्राज़ील, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है। भारत के बाद में 8वां स्थान अर्जेंटीना का, 9वां कजाकिस्तान का और 10वां स्थान है अल्जीरिया का। कौन सा देश भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की भारत के साथ जो सीमा है वो लगभग 4096.7 किलोमीटर है। दूसरी जो सबसे बड़ी सीमा है भारत के साथ में, स्थलीय सीमा की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो चाइना की है, लगभग 3488 किलोमीटर। तीसरी सबसे बड़ी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, 3323 किलोमीटर। चौथी नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा जो भारत की लगती है स्थलीय सीमा, वो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी किसका उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। और मृत घाटी जो है ये मोजाबे रेगिस्तान में पड़ती है। ठीक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में मोजाबे रेगिस्तान, वहाँ पर जो है ये मृत घाटी पाई जाती है। महावेली गंगा नदी जो है ये कहाँ की नदी है? ये श्रीलंका की नदी है, और इसके साथ साथ ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी भी है।
सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर वनों के प्रकार दे रखे हैं, मानसूनी वन, विषुवत रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन, कोणधारी वन। डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की किताबें अगर आपने पढ़ी हैं भूगोल की, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है भूगोल के और ख़ास करके इंडियन ज्योग्राफी के तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस के पिछले पेपर उठा के देखें तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं, अधिकतम, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी सोर्स तलाश करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं उस सोर्स को हम क्यों चुनते हैं, क्योंकि हमारा मतलब ये होता है कि हम कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो इस विषय के अधिकतम प्रश्न हमको कहाँ से मिलेंगे। देखिए ये यूपीपीएससी आयोग है, इसके 100% क्वेश्चन आपको किसी भी सोर्स से नहीं मिलेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस किस सोर्स से आ रहे हैं। और आयोग की परीक्षा के लिए खास करके इंडियन ज्योग्राफी और बहुत हद तक विश्व भूगोल की भी अगर मैं बात करूं तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं। एक बार अगर आप कक्षा 6 से 12 तक की भूगोल की किताबों को पढ़ लेंगे तो प्री और मेंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप लपेट के रख देंगे। तो ये बात जो है माननी पड़ेगी, ठीक है। तो मानसूनी वन जो है इसमें किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो सागौन, साखू, ठीक है। यहाँ पर ये पेड़ों और वनस्पतियों के नाम दे रखे हैं। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चीड़ का पेड़ है या सागौन का पेड़ है मान के चलिए, या महोगनी का पेड़ है, ये किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया सागौन किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो ये मानसूनी वनों का जो है एक पेड़ है या वनस्पति है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोनों तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो विषुवत रेखीय वनों में महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनों में आलू बुखारा और जैतून पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इस तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस प्रकार के जलवायुवीय क्षेत्रों में जो है खट्टे और रसीले फल पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है वहाँ पर खट्टे और रसीले फल जो है विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो यही जो है यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कोणधारी वन जो होते हैं ये इसमें कौन कौन से चीड़ के या फर के जो पेड़ हैं। कोणधारी वन जनरली ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लगातार बर्फ़ गिरती रहती है। और बर्फ़ गिरती रहती है तो प्रकृति में ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है कि जो वनस्पतियां हैं वो भी जलवायु के आधार पर ही पाई जाती हैं। तो जो कोणधारी वन होते हैं तो उनको ऊपर से आप देखेंगे तो इस तरीके के पेड़ वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, इस तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर बर्फ़ गिरेगी तो बर्फ़ इनके ऊपर टिक नहीं पाएगी और जो है नीचे से सरकते हुए जो है ज़मीन पे आ जाएगी, बर्फ़बारी होती है, ठीक है। तो ये पेड़ जो है ये बचे रहते हैं, इनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और यही इसी प्रकार के अगर माहौल में, इसी प्रकार की जलवायु में कोई दूसरा पेड़ अगर दे दिया, मान करके चलिए पीपल का पेड़ खड़ा कर दिया, ऐसा पूरी बर्फ़ इसी के ऊपर जमा हो जाएगी और ज़्यादा टाइम तक ये टिक नहीं पाएगा। तो ये जो है प्रकृति के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से अलग अलग जलवायुवी क्षेत्रों में अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। लोक नगरीय सातत्य का विचार किसने दिया था, ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था। जब ये मैक्सिमो में इस ग्रामीण और नगरीय जो लोगों का जीवन शैली होती है, जीवन यापन होता है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तब इन्होंने लोक नगरीय सातत्य का विचार दिया था। जाम्बिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। जाम्बिया जो है इस तरीके से पूछा गया था कि जाम्बिया के उत्तर में कौन सा देश है। तो ये सीमा मैंने यहाँ पर इसकी निर्धारित करने का प्रयास किया है। जाम्बिया के उत्तर में कांगो है, दक्षिण में नामीबिया है, और इसके पश्चिम में अंगोला है, पूर्व में इसके में मलावी है, उत्तर पूर्व में इसके में तंजानिया है। चारों तरफ से जो है ये जो है घिरा हुआ है और एक प्रकार से एक लैंड लॉक्ड देश है, यानी भू आबद्ध देश है, ठीक है। ये किस महाद्वीप का देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है जाम्बिया। इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी है इसकी लुसाका। आगे बढ़ते हैं। अरावली की श्रेणियाँ। अरावली की श्रेणियाँ जो हैं ये गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई हैं। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और अरावली की श्रेणियाँ विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती हैं। अरावली श्रेणियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, माउंट आबू राजस्थान में। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो वो एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में ही सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन कौन से प्रमुख पेड़ आते हैं, तो वो साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ, ठीक है। इस प्रकार के जो पेड़ हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी लकड़ी जो होती है वो काफ़ी मुलायम होती है और इसके साथ साथ उसकी मजबूती भी अन्य लकड़ियों के अपेक्षा ज़्यादा होती है। सारगासो समुद्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। सारगासो समुद्र की विशिष्टता क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की समुद्री वनस्पति पाई जाती है और वो विशिष्ट प्रकार की समुद्री वनस्पति जो है वो क्या है, वो है एक मोटी प्रकार की समुद्री घास जो सारगासो सागर के तट पर पाई जाती है, जिसका नाम है सारगैसम। और इसी सारगैसम के आधार पर इस समुद्र का नाम सारगासो पड़ा था। ठीक है, सारगासो समुद्र जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से लेकर के 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में पड़ता है। यह एक शांत और स्थिर जल का केंद्र है सारगासो सी। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये मैक्सिको है। मैक्सिको सबसे ज़्यादा जो है चांदी का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद में दूसरा देश आता है पेरू और तीसरे स्थान पर आता है चाइना। सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना और तांबे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ चिली। कौन सा शहर सुपीरियर झील पर स्थित है, तो डुलुथ जो शहर है ये सुपीरियर झील पर स्थित है। अब यहाँ पर सुपीरियर झील के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सुपीरियर झील जो है ये कनाडा और यूएसए के बीच में स्थित है और कनाडा और यूएसए के बीच में सुपीरियर झील के अलावा 4 अन्य झीलें भी हैं। कुल मिलाकर के कनाडा और यूएसए के बीच में 5 महान झीलें पाई जाती हैं। एक तो यहाँ पर आप नाम देख ही रहे हैं सुपीरियर झील, इसके अलावा मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। कई बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में इन झीलों से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाम इनके 5 के याद रखना, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन, हीरी, ओंटारियो। कौन देश मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, 4 देशों के नाम दे रखे थे, पनामा, सियरा लियोन, होंडुरस, ग्वाटेमाला। इसमें से सियरा लियोन जो है ये पश्चिमी अफ्रीका का देश है, मध्य अमेरिका का देश नहीं है। मध्य अमेरिका क्या है, इस मध्य अमेरिका को मैंने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपकी समझ में नहीं आता। मध्य अमेरिका ये जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा जो है लटका हुआ नीचे की तरफ, वो वाला पार्ट जो है ये जो है सेंट्रल अमेरिका के नाम से जाना जाता है, मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है उत्तरी अमेरिका का मैं नाम ले रहा हूँ तो मान के चलिए उत्तरी अमेरिका यहाँ, तो दक्षिणी अमेरिका जाहिर सी बात है इसके नीचे होगा। तो उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल लास्ट में लटका हुआ एक छोटा सा हिस्सा है ये वाला। ठीक है, तो ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये ऊपर उत्तरी अमेरिका हो गया। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का जो हिस्सा है तो सीधी सी बात है वो अमेरिका के संदर्भ में ही बात हो रही, तो ये मध्य अमेरिका इसको कह देते हैं सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, तो सेंट्रल अमेरिका जो है ये साउथर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ग्वाटेमाला, ठीक है, ये बेलिन है, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, कौन सी पर्वत इटली में अवस्थित है, कौन सा पर्वत जो है वो इटली में है, तो एपिनाइन पर्वत जो है ये इटली का पर्वत है। इसके अलावा जो और अन्य पर्वत दे रखे हैं ऑप्शन में उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है ये मध्यवर्ती यूरोप में पाई जाती है। इसका विस्तार प्रमुख रूप से फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु जो है वो है माउंट ब्लैंक, इसकी ऊंचाई है 4810 मीटर। दिनारिक पर्वत श्रृंखला ये अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मोंटीनेग्रो, सर्बिया और स्लोवानिया में फैली हुई है। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में है। पेरिनीज पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं याद रखिएगा। विश्व की दूसरी सबसे गहरी, गहराई में दूसरे नंबर की और लंबाई में सबसे पहली झील कौन सी है, तो वो टंगानिका झील है। टंगानिका झील है ये पूर्वी अफ्रीका में पड़ती है। इसके साथ साथ ये पूर्वी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी कही जाती है। टंगानिका झील 4 देशों में विभाजित है, यानी इसका जो क्षेत्र पड़ता है वो 4 देशों में पड़ता है। बुरुंडी, एक आपका हो गया CAR, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया। ठीक है, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इन 4 देशों में जो है टंगानिका झील विभाजित है।
याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि टंगानिका झील निम्न में से किस किस कह सकते हैं चारों, ये चार नाम जो आपको देख रहे हैं, बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, इनमें से किसी एक को मिस कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन से देश में टंगानिका झील का क्षेत्र नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे बार यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो बैकाल है, ये सबसे गहरी झील है। दूसरे नंबर की कौन सी है गहराई में? टंगानिका। बैकाल झील जो है ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग में रूस के दो राज्यों इर्कुत्स्क ओब्लास्त और बुर्यात गणतंत्र, ठीक है, पहला राज्य ये है इर्कुत्स्क ओब्लास्त और दूसरा है बुर्यात गणतंत्र, इन दोनों राज्यों की सीमा पर जो है ये मिलती है बैकाल झील। वैसे रूस से रिलेटेड है। 8 सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। टिटिकाका झील ये बोलीविया और पेरू देशों में पड़ती है। उर्मिया झील ईरान की झील है। रेंडियर झील ये कनाडा की है और अथाबास्का झील जो है ये भी कनाडा की है। कनाडा की कुछ अन्य झीलें, विनीपेग झील ये भी कनाडा में है, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लैप। स्ट्रेट लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइट जो है ये समताप मंडल में अधिक ऊंचाई पर स्थापित वायुपोत, इसको स्ट्रेट लाइट कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? जो भी कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल होते हैं उनको प्रसारित करने के लिए एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में स्ट्रेट लाइट के द्वारा कार्य किया जाता है।